नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में नई शराब पर भारी बवाल के बाद 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति लागू की गई थी। इसके तहत सितंबर के महीने में अब तक करीब 2.5 करोड़ शराब की बोतलें बिकी है। हालांकि 25 दिनों के हिसाब से यह बिक्री औसत से थोड़ी कम है। शराब विक्रेता आबकारी नीति में बदलाव और श्राद्ध के महीने को देखते हुए आने वाले महीने के लिए अच्छे संकेत मान रहे हैं। दरअसल दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद फैसला लिया गया था कि पुरानी शराब नीति लागू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सितंबर में दिल्ली में शराब की 500 से अधिक सरकारी दुकानें खोली गई हैं। दिल्ली में आमतौर पर औसतन रोजाना लगभग 15 लाख शराब की बोतल बिकती है, यानी महीने में लगभग 4.5 करोड़ बोतलों की बिक्री होती है। ऐसे में आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। शराब विक्रेताओं का मानना है कि आने वाले त्योहारी मौसम में खासतौर पर दीपावली के मद्देनजर बिक्री में बढ़ोतरी होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जब से सितंबर महीने से पुरानी आबकारी नीति को बहाल कर दिया गया है, उसके बाद से अब तक जो बिक्री है, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें आबकारी नीति को, लगातार पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं बवाल चलते हुए देखने को मिल रहा था और लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी थे। मगर नई शराब नीति को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने फिर फैसला लिया कि पुरानी शराब नीति को ही लागू किया जाए। दिल्ली सरकार के पास अभी कहें जैसे आबकारी विभाग की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं वो काफी बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से अब कह सकते हैं 4.5 करोड़ बोतलें जो बिकी हैं शराब की, उससे कहीं ना कहीं 680 करोड़ रुपए का जो मुनाफा है वो और इस मुनाफे को कहीं ना कहीं शराब कंपनियां या फिर कहें आबकारी विभाग जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि त्योहारों का भी चल रहा है। दिवाली के मद्देनजर रखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि ये जो बिक्री है, यानी कि 680 करोड़ रुपए की जो बिक्री हुई थी, उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी 700 करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं अब आबकारी विभाग को मिलता हुआ नजर आएगा। मगर की बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो पिछले कुछ दिनों के अंदर सितंबर के अंदर जो नीति लागू की गई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो पुरानी शराब की, यानी सरकारी शराब की जो दुकानें होंगी उनको दोबारा से खोला जाएगा और उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं उनकी बिक्री होगी। और 500 दुकानें जो है वो दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खोली गई हैं, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं अब आबकारी विभाग से जो प्रॉफिट बताया जा रहा था कह सकते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, अब वो प्रॉफिट बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नई शराब कंपनियों की बात करें तो शराब कंपनियां भी इसके अंदर कहीं ना कहीं ये आशंका जताती नजर आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बिक्री बढ़ सकती है, यानी 7.5 करोड़ बोतलें बिक रही हैं वो कहीं ना कहीं उसमें और इजाफा होता नजर आएगा। जो इनकम की बात करें, जो 680 करोड़ रुपए है वो बढ़कर कहीं ना कहीं और ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। जी। अब जिस तरीके से पुरानी आबकारी नीति लागू की गई है, अब अगर बात करें विक्रेताओं की, तो उनका क्या मानना है, नई शराब नीति या फिर पुरानी? देखिए, विक्रेताओं की बात करें तो नई शराब नीति से कहीं ना कहीं कुछ फायदा जरूर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक बोतल के ऊपर एक बोतल का क्या था डिस्काउंट मिल रहा था, यानी कि अगर 500 रुपए की एक बोतल थी तो कहीं ना कहीं अब वो 250 रुपए की पड़ रही थी नई शराब नीति के हिसाब से। मगर यहाँ पर जो पुरानी शराब नीति ने दोबारा से लागू कर दी गई है और उसके बाद में भी कहीं ना कहीं जो बिक्री है उसमें कमी नहीं आई है। हाँ, कुछ परसेंट जरूर कमी होती नजर आई है। वही चीज शराब कंपनी कुछ परसेंट जरूर कमी आई है, मगर त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये बिक्री और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि 680 करोड़ रुपए से अब 700 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं पार होता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे दिवाली और नजदीक आएगी तो कहीं ना कहीं शराब की दुकानों पे और ज्यादा लोगों की भीड़ नजर आएगी और कहीं ना कहीं जो शराब की बिक्री है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा शराब कंपनियों को कितना फायदा हो पाता है आने वाले दिनों के अंदर, और दिल्ली सरकार को कितना फायदा होगा और आबकारी विभाग है उसको कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा, ये जरूर देखना होगा। जी। अब जिस तरीके से पुरानी पेंशन नीति, माफ कीजिएगा, पुरानी शराब नीति को एक बार फिर से लागू कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बीजेपी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन विक्रेताओं का मानना है कि नई शराब नीति से कुछ जो बिक्री थी वो ज्यादा होने लगी थी। अब विक्रेताओं का क्या कहना है, क्या कुछ वो मांग कर रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर मैं बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने बिल्कुल आरोप लगाए थे कि नई शराब नीति के द्वारा कहीं न कहीं घोटाला किया गया है। शराब की जो ठेके जो दिए गए हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं बड़े-बड़े आरोप लगाए गए थे कि मुनाफे के तौर पर दिए गए हैं। मगर यहाँ पर जब दिल्ली सरकार ने वो नई शराब नीति को कैंसिल कर दिया, फिर पुरानी शराब नीतियों को लागू किया गया और उसके बाद में यानी कि सितंबर महीने के अंदर ही कहीं न कहीं काफ़ी हद तक प्रॉफ़िट होता हुआ नज़र आया। और यहाँ पर बात करें जिस तरह की शराब कंपनियों की विक्रेता की, तो विक्रेता बिल्कुल कह रहे हैं कि हाँ, जो एक के ऊपर एक डिस्काउंट दिया जा रहा था, उससे ज़रूर कहीं न कहीं जो उनका ग्राहक था वो आ रहा था, मगर अब थोड़ा-सा फ़र्क ज़रूर पड़ा, मगर इतना फ़र्क नहीं पड़ा जिससे उनको नुकसान होता नज़र आया। उससे कहीं न कहीं आशंका यही है कि और शराब विक्रेताओं की भी यही कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा मुनाफ़ा हो सकता है, और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। यानी 4.5 करोड़ से कहीं न कहीं 5 करोड़ जो बोतलें हैं, हर महीने की लगभग बिक तीनों ही तरफों से, यानी कि विक्रेताओं की बात करें, शराब कंपनियों की बात करें, आबकारी विभाग की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, सबको ही कहीं न कहीं मुनाफ़ा होता नज़र आएगा, नज़र आएगा। और वही पैसा सरकार जो है वो कहीं न कहीं जनता की सेवा के लिए लगाती है, यानी कि कामों के लिए लगाती है, रोड बनाने के लिए लगाती है, और कहीं न कहीं स्कूलों के अंदर बात करें या फिर कहें अस्पतालों की बात करें, यही पैसा कहीं न कहीं इन जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जी। हुँ। अब जिस तरीके से अब ये जो नीति है, इसको लागू पहले की पुरानी पेंशन नीति को, पुरानी जो आबकारी नीति है, उसको बहाल किया गया है। अब जो विक्रेता है, वो अब ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, त्योहारों के सीज़न में उनकी बिक्री ज़्यादा होगी, लेकिन अब आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आज से अब विक्रेताओं को और ज़्यादा कमी उनकी बिक्री में झेलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए संपर्क उनसे टूट गया है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री यहां कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह करीब 10:45 पर गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे जंगल कोडिया में निर्मित महंत अभिज्ञानाथ जी महाराज स्टेडियम राजकीय महाविद्यालय परिसर में बने बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण करेंगे और इसी कार्यक्रम में दिव्यांगजनों में उपकरण वितरित करेंगे। इसी के साथ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन भी वितरित किए जाएंगे। स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मंदिर में होने वाले कलश स्थापना कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहां पर नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना और कलश स्थापना कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इससे पहले सुबह 11 बजे जंगल कौडिया में निर्मित महंत अवैद्यनाथ जी महाराज स्टेडियम राजकीय महाविद्यालय परिसर में बने बहुउद्देशीय सभागार का भी लोकार्पण किया जाएगा और इसी कार्यक्रम में दिव्यांगजनों में उपकरण भी सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण करने के साथ साथ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन भी वितरित किए जाएंगे और उसके बाद इसी कार्यक्रम में जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और यह दौरा उनका काफी अहम। नवरात्र के पहले दिन वो यहां पर शारदीय नवरात्र जो आज से शुरू हुए हैं उसके पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो कलश स्थापना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद, फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल आज गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर आ रहे हैं, जहां लगभग 11 बजे उनका आगमन गोरखपुर होगा। 10 करोड़ 16 लाख की लागत से बनकर तैयार महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम जो जंगल कौड़िया में बना है, उसका आज लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 5 करोड़ 80 लाख रुपए से बना नवनिर्मित महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया का वो लोकार्पण करेंगे। आज वो खिलाड़ियों के लिए तोहफा देंगे। नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर और आसपास के जो भी जनपद है, उनमें जो भी खिलाड़ी हैं, उनके लिए आज किसी बड़े दिन से कम नहीं है, क्योंकि आज वो इन लोगों को बहुत बड़ा तोहफा देंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। अब जो भी खिलाड़ी होंगे यहाँ अपने प्रतिभा का प्रतिमान करेंगे। जी, अब जिस तरीके से ये स्टेडियम आज जनता को समर्पित किया जाएगा, खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आएंगे, किस तरीके की तैयारियां उसको लेकर और क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं? की बात करें तैयारियों की, तो 2 दिन पहले से ही जिला प्रशासन का पूरा अमला जो है वो तैयारियों में लगा हुआ था। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की। आज एक जनसभा भी वहाँ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ खेल से जुड़े और अन्य संभ्रांत लोग जो वहाँ उपस्थित होंगे उनको संबोधित भी करेंगे और ज्यादा फोकस उनका खिलाड़ियों को लेकर रहेगा। तो एक बड़ा जनसभा वहाँ पे है जिसको वो संबोधित करेंगे आज। जी, बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार खेल नीति को भी बढ़ावा देने जा रही है और यही इसकी बानगी साबित करता है। जब वो सांसद थे तभी से खेल प्रेम उनका देखने को मिलता था। अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अब गोरखपुर में, हालांकि गोरखपुर में स्टेडियम की कमी थी, कुछ स्टेडियम पुराने थे जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके थे और खिलाड़ियों को आवश्यकता थी ऐसे स्टेडियम की। तो इस तरह का स्टेडियम अब बनकर तैयार हो गया है जो खेल और खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी, ये जो स्टेडियम है आज इस तरीके से इसका लोकार्पण किया जाएगा, कब तक ये जनता को समर्पित किया जाएगा और क्या कुछ सुविधाएं इसके अंदर खिलाड़ियों के लिए रखी गई हैं? देखिए, खिलाड़ियों की सुविधाएं की बात करें तो पूरी सुविधाएं यहाँ पे है। उनके खाने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके आराम करने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था बनाई गई है। और जो समर्पित जनता को समर्पित करने की बात है, तो आज ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण कर देंगे और ये सीधे तौर पे जनता को समर्पित हो जाएगा। जी, जो कार्यक्रम है, क्या यहाँ पर खिलाड़ियों की ओर से कोई कार्यक्रम दिए जाएंगे इस पूरे कार्यक्रम में? जी, खिलाड़ियों की तरफ से कोई कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा। ये सूचना है कि कोई कार्यक्रम होगा जिसमें प्रतिभाग करने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो विजेता रहेंगे, उनको वो सम्मानित भी करेंगे, पुरस्कृत भी करेंगे। जी, इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में भी जाएंगे और वहां पर कलश स्थापना में भी शामिल होंगे। जी, आज यहाँ से कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीधे वो मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में शाम को वो कलश स्थापना में शामिल होंगे। हालांकि हर साल वो मंदिर, गोरखनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो इस बार भी वो पहुंचकर कलश स्थापना करेंगे और विधि विधान के साथ इस नवरात्र का शुभारंभ करेंगे। जी, शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ कलश जो स्थापना है उसमें शामिल होंगे। समय कलश स्थापना के लिए क्या रखा गया है? जी, शाम को समय शायद 6 या 7 बजे का समय है, क्योंकि वो जो व्यस्ततम समय उनका होता है उसमें निकाल के वो आएंगे। तो जो सूचना मिली है मंदिर से, वो लगभग 7 बजे वो कलश स्थापना करेंगे। जी, इसके साथ आनंदीबेन पटेल भी गोरखपुर आ रही हैं? जी, वो भी गोरखपुर आ रही हैं और यहाँ जो ट्रिपल एम है, मदन मोहन मालवीय विद्यालय, वहाँ वो शिरकत करेंगी। वहाँ विद्यार्थी जो है उनको वो संबोधित करेंगी और ये भी माना जा रहा है कि वो गोरखनाथ मंदिर में जाके गुरु गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद लेंगी, मत्था टेकेंगे। जी, अब जिस तरीके से मंदिर में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर आ रही है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की अगर बात करें तो सीएम सिटी कहा जाता है गोरखपुर, इसके विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं सीएम योगी। विकास की बात करें तो गोरखपुर में विकास पूरी तरीके से दिख रहा है। हालांकि पूर्ववर्ती जो भी सरकारें थी उनका विकास कहाँ हो रहा था ये जनता तय नहीं कर पा रही थी, लेकिन गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में पूरी तरीके से विकास हो चुका है। सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है और जो सुख सुविधाएं यहाँ के लोगों को होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। मेट्रो बस चल रही है। तो यहाँ पे विकास की बात करें तो विकास यहाँ पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। विकास जो है वो धरातल पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे पूर्वांचल के साथ गोरखपुर का चौमुखी विकास किया है। जी, ठीक है गोविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल रहने वाले हैं। जरा जानकारी के लिए हमारे साथ गोविंद कुशवाहा संवाददाता मौजूद हैं। गोविंद, फिलहाल समय क्या रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का और आनंदीबेन पटेल का गोरखपुर पहुंचने का? देखिए, लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और 11:15 बजे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी गोरखपुर आगमन होगा। तो कुछ देर पहले आनंदीबेन पटेल यहाँ गोरखपुर पहुंचेंगी और लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो कुल मिला कर आज गोरखपुर में जो सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों गोरखपुर में आज शिरकत करेंगे, यहाँ मौजूद रहेंगे। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कल से ही पुलिस पूरी तरीके से जो भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे चप्पे चप्पे पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि आज नवरात्र का पहला दिन है, ऐसे में मंदिरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कुल मिला करके गोरखपुर में आज पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जी ठीक है गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने देवी दुर्गा से सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इसी अवसर पर राजधानी रायपुर में नगर निगम ने नवरात्रि पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कल यानी आज महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा देने का ऐलान किया है। रायपुर में किसी भी जगह पर किसी भी महिला से बस का किराया आज नहीं लिया जाएगा। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज के लिए सभी महिलाओं के लिए बस की जो सेवा है मुफ्त रहने वाली है। तो रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने आपको बता दें कि महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने का ऐलान किया है। आज शक्ति उपासना के पावन पर्व नवरात्रि की आज से शुरुआत हुई है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हुई है और इसी को लेकर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने ये ऐलान किया है कि इस बार महिलाओं को नवरात्रि के अवसर पर मुफ्त में बस सेवा दी जाएगी, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये साफ कहा है कि किसी भी महिला से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि जो है उनकी शुरुआत हुई है और क्योंकि महिलाओं को ये त्यौहार समर्पित है, माँ के 9 रूपों को समर्पित है, इसलिए महिलाओं को ये मुफ्त सेवा दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल आज से जिस तरीके से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है और आज ही से महिलाओं को जो मुफ्त में सेवा देने की बात एजाज ढेबर द्वारा की गई है, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल के बाद से ही सिटी बसों पे लगाम लगा दी गई थी, उसके बाद से ही ऑटो वाले का आतंक जो है वो रायपुर में बढ़ते जा रहा था। जहाँ 50 रुपए किराया होना चाहिए था, वहाँ 200 से 300 रुपए वसूली की जाती थी। इससे काफी ज्यादा आम लोगों को परेशानी हो रही थी। इसके साथ साथ एजाज ढेबर से कई बार शिकायत हुई है, यातायात पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन सिटी बस चलाने के पक्ष में नगर निगम नहीं था। लेकिन नवरात्र में प्रारंभ करने के बाद से ही काफी लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है और खासतौर पर नवरात्रि में इसलिए प्रारंभ किया गया है ताकि महिलाओं को फ्री सेवा दिया जा सके। फ्री सेवा इससे दिया जाता है क्योंकि नवरात्र प्रारंभ है, 9 दिनों तक माँ महामाया की पूजा की जाएगी, माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। इसी प्रकार से जितनी भी महिलाएं हैं उनकी पूजा आराधना की जाएगी, जिसके वजह से ही ये प्रारंभिक की गई है। निश्चित तौर पर महिलाओं के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो सफर है
चाहे राम मंदिर की ननिहाल की बात की जाए, शरीफपुरी जाने की बात की जाए, या मां महामाया दर्शन की बात की जाए, चाहे डूंगरगढ़ की बात की जाए, सभी जगह व्यवस्था की गई है। इससे महिलाओं में उत्साह तो है ही, इसके साथ साथ जो आम लोग हैं, खासतौर से ऑफिस में जो काम करने वाले हैं, चाहे नया रायपुर मंत्रालय में काम करने वाले की बात की जाए, चाहे रायपुर के अन्य क्षेत्रों में या रेलवे स्टेशन से जो सफर करके रोजाना दूसरे जिले जाते हैं, उनके लिए भी उत्साह वाली बात है कि आज से प्रारंभ गई है। निश्चित तौर पर महिलाओं को खास जो सुविधा दी गई है, उससे प्रदेश और हमारे जो रायपुर जिले हैं उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, महिलाओं को ये जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ आज के लिए है या आज से आने वाले समय में लगभग जब तक सरकार रहेगी तब तक के लिए महिलाओं को मुफ्त सेवा दी जाएगी? देखिए, आज के लिए घोषणा की गई है, प्रथम दिन है नवरात्रि का, उसको लेकर के, लेकिन आने वाले कल में अगर आज का जो सफलता जो हासिल होगी, उसके साथ साथ पूरे 9 दिनों तक ये मुहिम को चलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कार्य देखा भी जाए, इस तरीके से दिल्ली मॉडल की अगर बात की जाए, तो उसके लिहाज से ही रायपुर रिजॉर्ट डे पर चलने का जो प्रयास है वो करते नजर आ रहे हैं, ताकि महिलाओं को ज्यादा सुविधा मिल पाए। और सामने चुनाव है तो एक रणनीति भी बनाई जा रही है कहीं ना कहीं कि इसमें महिलाओं को साधा जा सके, वोट बटोरा जा सके, इस तरीके से भी प्रयास लगाया जा रहे हैं। लेकिन इसका जो विपक्ष में जो बैठी बिना चौबे वो बिगुल फूकते नजर आ रही है कि महिलाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। प्रलोभन इस तरीके से दिया जा रहा है, सिटी बस में सुविधा देने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाने से काफी ज्यादा स्थिति में नजर आ रही है, जिसको लेकर बिना चौबे ने जवाब तलब भी किया है कि ताकि यहाँ सुरक्षा मिल सके। और साथ साथ इस तरीके से अगर महिलाओं को प्रलोभन दिया जाएगा तो प्रलोभन में नहीं फंसने की बात भी बिना चौबे ने की है। जी, अब जिस तरीके से ये ऐलान किया है, इसी के साथ सीएम ने भी शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ में यानी कि आने वाले चुनावों को देखते हुए लगातार सरकार अलग अलग पहल कर रही है, और ये हालांकि एक अच्छी पहल, और इस पहल से महिलाओं को काफी राहत मिलने वाली है। देखिए, जिस तरीके से महिलाओं को जो राहत देने वाली बात जो कही जा रही है, निश्चित तौर पे एक कड़ी में बिल्कुल सही माना जा रहा है। लेकिन महिलाएं, सिटी बस में पहले भी वारदात हुई है कि महिलाओं से छेड़खानी का जो मामला सामने आता था। इसके साथ साथ जो बस स्टॉप से 2 सालों से जो बंद पड़े हुए थे, उस बस स्टॉप में ही नशेड़ियों और जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ है। अब इसको किस तरीके से निपटाया जाए, इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार देखने को यही मिलता है कि बस स्टैंड में जो नशेड़ी है, जुआड़ी है, चाहे मजनू गैंग जो है वो घूमते नजर आते हैं। तो इसके ऊपर सर्वप्रथम लगाम लगाने की बात कही जा रही है। इसके ऊपर ही नगर निगम से जो प्रतिपक्ष नेता है मीनल चौबे, वो स्वयं महिला है, तो इसके लिए लिहाज से ही वो बातें करती नजर आ रही थी। और इस चर्चा में ही खास बात ये निकल करके सामने आती है कि चुनावी प्रलोभन जिस तरीके से महिलाओं को देने की बात कही जा रही है, अब इसमें किस तरीके से साधा जा सकता है, नगर निगम रायपुर और मुख्यमंत्री के द्वारा किस तरीके से घोषणा किए जा सकते हैं और कितना मान्य होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और आगे चल के क्या निर्णायक फैसला होता है, इसके ऊपर भी लगातार विचार किया जा रहा है। जी, ये जो अब फैसला लिया गया है, इससे महिलाओं का क्या कुछ कहना है? महिलाएं किस तरीके से इस फैसले को देख रही हैं? देखिए, महिलाओं से जैसे ही बात की तो उनका मानना है कि जहां तक सुविधा की बात की जाए तो लगभग सुविधाओं से तो खुश नजर आ रहे हैं और काफी उत्साह है, क्योंकि 2 सालों से बंद पड़े सिटी बस को लेकर के ही महिलाएं, खासतौर से जो ऑफिस में काम करने वाली हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। और रायपुर रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, ऐसे स्थानों में जाने के लिए ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। जहां 100 रुपए लगता था, वहां रायपुर सिटी बस में 10 रुपए दे करके जाना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए आज जो फ्री ऑफ कास्ट जो रखा गया है, ये तो पहल अच्छी मानी जा रही है। सुबह से ही लोगों के अंदर और महिलाओं के अंदर जो भीड़ देखने को मिल रहा है वो कारगर साबित हो रहा है, और निश्चित तौर पे जो कारगर साबित हो रहा है, आने वाले चुनाव में भी इन लोगों को लाभ मिलने वाला है, कांग्रेस को। जी, ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 29 सितंबर को पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर से रैली कर चुनावी हुंकार भर सकती हैं। रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने जिला हमीरपुर को चुना है। प्रदेश कांग्रेस ने सुजानपुर में रैली करने का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा है। प्रियंका के कार्यालय की ओर से 29 सितंबर की तारीख को लगभग मंजूर कर दिया गया है। 1 से 2 दिन के भीतर इसकी आधिकारिक मंजूरी मिलेगी। गौर हो कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के घोषित मुख्यमंत्री धूमल को कांग्रेस के राजेंद्र राणा ने सुजानपुर से शिकस्त दी थी। धूमल को हराने के बाद राणा का पार्टी में कद बढ़ा। राणा पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू का निर्वाचन क्षेत्र नादौन भी जिला हमीरपुर में है। ऐसे में हाईकमान ने प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने के लिए जिला हमीरपुर को चुना है। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से प्रियंका गांधी की अब रैली लगभग फाइनल मानी जा रही है, यानी कि ये माना जाए कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरती दिख रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित की गई थी हिमाचल में, हालांकि वो पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया और काफी सफल उसको भाजपा ने करार दिया है। तो उसी का जो जवाब देने के लिए कांग्रेस ने ये जो प्रियंका गांधी है राष्ट्रीय महासचिव अपने, उनका जो है रैली का कार्यक्रम रखा है। और अगर आपको ध्यान रहे, ये जो कार्यक्रम है सुजानपुर में रखा गया है, जहां से जो मुख्य 2017 में जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे भाजपा के प्रेम कुमार धूमल, वो उस गढ़ से आते हैं, वो उस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वहां पे वो हारे थे। जो कांग्रेस के टिकट पे जो राजेंद्र राणा लड़े थे, तो ऐसे में जो हमीरपुर जो गढ़ माना जाता था भाजपा का, वहां से ये रैली प्रस्तावित करने का एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरू करने का जो है वो मन बनाया है। और ऐसे में हालांकि अभी बिल्कुल फाइनल नहीं इसको माना जा रहा, लेकिन माना जा रहा है कि 29 तारीख को प्रियंका गांधी हिमाचल पहुंच सकती है और जो सुजानपुर है वहां पे वो एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। और उनके साथ जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक जो हिमाचल में लगाए गए हैं भूपेश बघेल, वो भी पहुंचेंगे। हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला होंगे और उसके अलावा जो सारे जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के और जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो सारे हिमाचल में जो है रैली में पहुंचेंगे। और यहाँ से जो है एक संदेश कांग्रेस ये भी देने की कोशिश करेगी, जो अभी तक उन पे आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की एकजुट नहीं नजर आ रही है, एक मंच पे नेता नहीं नजर आ रहे हैं। तो इस रैली से जो कांग्रेस वो एक संदेश ये भी देने की कोशिश करेगी कि हम सब एकजुट है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए वो जी जान से जो है मैदान में उतर चुकी है। और जो जीत है वो हासिल करने के लिए वो अब जो है जो बड़े कार्यक्रम है जिस तरह भाजपा करवा रही है, उसको जो है प्रस्तावित अब हिमाचल में कांग्रेस भी करने लगी है। जी राहुल गांधी फिलहाल अभी भारत जोड़ो यात्रा पर है, इसलिए जो हिमाचल की कमान है वो अब प्रियंका गांधी को मिली है। क्या प्रियंका गांधी जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखा था, हालांकि कुछ ज्यादा असर वहां पर नहीं दिखा, तो क्या इस बार हिमाचल में असर दिखा पाएगी कांग्रेस? जी देखिए, अभी तो फिलहाल कांग्रेस पूरी की पूरी जो एक सत्ता विरोधी रुझान होता है उस पर सवार है। अपनी तरह से कोई बड़ा प्रयास कांग्रेस का नहीं है। हालांकि ये जो 29 तारीख को सुजानपुर में रैली कांग्रेस करने जा रही है, इसको उन्होंने जनसंकल्प रैली का नाम दिया है। और माना जा रहा है कि इस जो रैली के जरिए जो है कुछ बड़े जो संदेश है, कुछ बड़ी जो घोषणाएं हैं, बड़े जो वादे हैं, वो हिमाचल की जनता से कांग्रेस करने जा रही है। और ऐसे में आप देखेंगे कि जो कमान है वो प्रियंका गांधी को दी गई है। तो यहाँ पे जो है अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी का जो नेतृत्व है, प्रियंका गांधी कितने सशक्त तौर पे उस रैली को संबोधित कर पाती हैं, कितने लोगों को कांग्रेस जोड़ पाती हैं। हालांकि अभी तक अगर हम हिमाचल में कांग्रेस की बात करें तो अभी वो फिलहाल पूरी तरह से जो सत्ता विरोधी रुझान है उसके ऊपर सवार है। और जो वीरभद्र लहर थी, सहानुभूति लहर, उनके जो दिवंगत नेता हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो दिवंगत लहर पे सवार होकर उपचुनाव जीता था, 4 उपचुनाव जीते थे, उसी लहर पे फिलहाल वो विधानसभा चुनाव पे भी सवार होना चाहती है। हालांकि हिमाचल में जो अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा के खिलाफ वो कितना आक्रामक रुख अपनाती है ये तो आने वाले दिन तय करेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने जो है ये जो रैली है प्रियंका गांधी, इसके जरिए जो हिमाचल में एक बड़ा आगाज करने की कोशिश की है और एक संदेश वो यहाँ से जरूर देना चाहेंगी विपक्ष को
कि वो सारे जब सत्ता हासिल करने के लिए जब एक मंच पर एकत्र हो सकते हैं, तो आगामी दिनों में जो विपक्ष है वो काफी आक्रामक रूप में नजर आने वाला है। जी विपक्ष आक्रामक रूप में नजर आने वाला है, लेकिन जो कांग्रेस है उसमें अभी टिकटों को लेकर भी मंथन चल रहा है। जिस तरीके से आपने लगभग हर बार बताया कि टिकट लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में माथापच्ची हो रही है, काफी दावेदार है लेकिन टिकट सीमित है। इसको लेकर क्या इससे हटकर इस बार ये मान लिया जाए कि दोनों ओर कांग्रेस जो है वो मंथन करने की तैयारी में है, टिकट को लेकर भी, और रैलियां भी इस बार करने की तैयारी में है, क्योंकि हर बार कांग्रेस रैलियों को भूल जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि जो रैलीज है और बार बार आरोप लगता रहा, बार बार जो मीडिया है वो पूछता रहा कि आपके बड़े नेता कहाँ हैं, चुनाव जो है सर पर है। तो ऐसे में लगातार उनकी तरफ से जवाब आता था कांग्रेस की तरफ से कि हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं बड़े नेताओं की जो रैलीज है। हालांकि जो 29 तारीख है वो भी अभी आपको ये बताया कि फिलहाल लगभग बिल्कुल फाइनल नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 29 तारीख को होगी ये रैली। लेकिन अगर आप जिस तरह से बात करें टिकट की आवंटन की, तो टिकटों में सचमुच इतना पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जो कांगड़ा सबसे बड़ा जो जिला माना जाता है, 15 विधानसभा सीटें आती है, वहीं पे जो है बगावत के स्वर जो तेज हो गए हैं। कांग्रेस के जो नेता है, जो माना जा रहा था कि जो पूर्व विधायक है, मंत्री रहे हैं, उनके जो टिकट है वो तय है। तो ऐसे में जो दूसरे जो नेता थे जो अपने को सशक्त मान रहे थे, वो दिल्ली पहुंचे हैं। राजेश शुक्ला से वो मिले हैं, दीपादास मुंशी से उन्होंने भेंट की है और मुलाकात कर उन्होंने ये कहा है कि क्यों बार बार जो एक ही जो परिपाटी उस पर कांग्रेस चल रही है, क्यों नहीं उसको बदला जाता, क्यों नहीं चेहरे विधानसभाओं में बदले जाते हैं। तो इस बार जो कांग्रेस पर है काफी दबाव है। हालांकि माना जा रहा है कि एक दो दिन में जो कांग्रेस अपनी पहली सूची वो जारी कर सकती है, और माना ये भी जा रहा है कि जिस दिन प्रियंका गांधी हिमाचल पहुंचेंगी उसके एक दिन बाद जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो पहली सूची है वो जारी हो सकती है, और 38 नाम लगभग पहली सूची में हो सकते हैं। जी कहा जा रहा है टीना जी कि प्रधानमंत्री का जो मंडी दौरा था उसका जवाब देने आ रही है प्रियंका गांधी। किस तरीके से यह जवाब दिया जाएगा, और क्या इस जवाब का जो जवाब कांग्रेस देने जा रही है बीजेपी को, क्या वो जनता भी देगी, या फिर बीजेपी इस बार मिशन रिपीट को कामयाब हो जाएगी मिशन रिपीट करने में? देखिए फिलहाल तो देखिए कांटे की टक्कर है, कहना मुश्किल है कि कौन रिपीट करेगा और कौन सत्ता हासिल करेगा। लेकिन दोनों दलों पर तय जो ये दारोमदार है वो तय करेगा कि टिकटों का आवंटन वो दोनों किस तरह से करते हैं। क्योंकि भाजपा भी अगर हम अभी बात करें कि बिल्कुल समूथ सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ सही नजर आ रहा है, शांत एकदम भाजपा के जो नेता है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जब टिकटों का आवंटन होता है, असल जो है तस्वीर तब साफ होती है, असल जो बगावत है तब सामने आती है। हालांकि भाजपा ये एक जो लगातार विश्वास दिला रही है, लगातार वो वादा कर रही है कि वो हिमाचल में रिपीट करेगी। नरेंद्र मोदी की रैली उन्होंने करवाई थी। हालांकि विपक्ष के निशाने पर वो लोग आ चुके हैं नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर, क्योंकि मौसम बहुत खराब था और जो प्रधानमंत्री है वो हिमाचल पहुंच नहीं पाए थे, वर्चुअली वो जुड़े थे। तो ऐसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सत्ता का जो दुरुपयोग है वो भाजपा कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च के मोदी की रैली के लिए मंडी में जो है वो तैयारियां की गई थी, लेकिन वो पहुंचे नहीं, और लगातार ये आरोप भी लगते हैं कि प्रधानमंत्री हिमाचल को कुछ नहीं देते। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है वो लगातार हिमाचल को जो है विकास के शिखर की ओर लेकर जा रही है। बल्क ड्रग फार्मा इसका एक ताजा उदाहरण है। तो आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में ही ये स्थिति साफ हो सकेगी। लेकिन जिस तरह बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि नरेंद्र मोदी का जवाब देने के लिए जो है प्रियंका गांधी हिमाचल पहुंची, वो देखने वाली बात ये होगी कि वो यहाँ आकर बात क्या करती हैं, वो हिमाचल की जनता को किस तरह संबोधित करती हैं, क्या वो कांग्रेस की तरफ से वादे रखती हैं, क्या वो घोषणाएं करती हैं, क्या वो लोगों की जनता जो भावनाएं हैं या मुद्दे हैं उनको किस तरह से वो छूती है। ये उनकी रैली के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ये जवाब था नरेंद्र मोदी की रैली का। अभी तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। जी अभी कांग्रेस की तरफ से ये भी क्लियर नहीं किया गया है, प्रियंका गांधी की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि 29 तारीख को रैली प्रस्तावित है या नहीं। आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन अगर ये रैली होती है तो कितनी विशाल इस रैली को माना जा सकता है? देखिए क्योंकि ये पहली किसी बड़े नेता की कांग्रेस की रैली होगी, तो कांग्रेस की तरफ से इसमें जान लगाई जाएगी। बड़े जो रैली में जो बहुत ज्यादा भीड़ है वो जुटाने की कोशिश की जाएगी। हर विधानसभा बार जो है रैली में लोगों को पहुंचाने का जो वो है सिलसिला है, वो जो कार्यक्रम है वो तय करेगी। कांग्रेस बनाएगी कि अगर ये रैली तय हो जाती है तो किस तरह से विधानसभा वाइज वहां पे लोगों को पहुंचाया जाए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की रैली थी वो पूरी की पूरी फोकस थी युवाओं पर। लेकिन जो ये रैली होगी इसमें सभी तरह के जो लोग हैं, सभी तरह के जो वर्ग है, उनको उन तक जो पहुंचने का प्रयास है वो कांग्रेस करने जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा वाइज
किस तरह पहुंचते हैं, क्योंकि राजेंद्र राणा जो है कांग्रेस में एक नाम उन्होंने बनाया है, मुख्यमंत्री जो रहे थे प्रेम कुमार धूमल, उनको हरा के। तो ऐसे में ये जो रैली है और भाजपा के गढ़ में ये करवाई जा रही है, तो ऐसे में ये रैली सच में देखने वाली बात होगी कि इसमें लोग कितने पहुंच पाते हैं, कांग्रेस कितना एफर्ट इस रैली को सफल बनाने के लिए कर पाती है। जी अब टीना जी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की तो हम लगभग बात करते हैं, क्योंकि हर बार हिमाचल में कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, लेकिन आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है इस बार, क्योंकि अपनी सूचियां भी जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जिसमें कई प्रत्याशियों के नाम जाहिर किए गए हैं। अब आम आदमी पार्टी अगर फ्रंट फुट पर खेल रही है तो क्या, अगर ये नहीं कहा जाता है कि ज्यादा चुनौती होगी बीजेपी या कांग्रेस के लिए, तो वोट कटवा साबित हो सकती है क्या आम आदमी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ये जानती है कि फिलहाल उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। वो 1-2 सीट भी अगर हासिल कर लेती है तो ये एक बड़ी बात होगी। हालांकि माना यही जा रहा है, भाजपा इसलिए आश्वस्त नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं जान रही है कि जो वोट बैंक है वो जो कांग्रेस का है उस पर वो आम आदमी पार्टी सेंध लगाने जा रही है, और कांग्रेस भी इस बात से चिंतित नजर आ रही है और बार बार वो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि जहां जहां चुनाव हुए वहां उन्होंने जो है भाजपा की जो बी पार्टी उसके तौर पे काम किया, वहां सिर्फ उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया और भाजपा को उसका जो सीधा लाभ पहुंचा है। तो ऐसे में हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम धरातल तक लोगों तक पहुंच बना रहे हैं। लगातार आप देखेंगे पहली सूची वो जारी कर चुके हैं, 4 नाम उनमें है और वो चारों नाम मैंने जैसे पहले भी बताया था समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है फिलहाल वो पूरी जान मार रही है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और यहाँ पे हिमाचल में पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो यहाँ पे समीकरण बिगाड़ेगी भी तो कांग्रेस का अगर बिगाड़ती है तो सीधा सीधा लाभ जो है भाजपा को पहुंचेगा। हालांकि अभी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की हिमाचल की बात करें तो जो कुछ बड़े चेहरे उसमें गए हैं वो भाजपा में भी शामिल रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से दोनों पार्टीज आम आदमी पार्टी को लेती है और आम आदमी पार्टी किस तरह इस विधानसभा इलेक्शन को ले रही है। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद अंकिता भंडारी का परिवार उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया है। अंकिता का अंतिम संस्कार एनआईटी घाट पर किया गया। सीएम धामी ने इस दौरान पहले ही कहा कि उन्हें परिवार की मांग मंजूर है। अंकिता ऋषिकेश के एक रिजोर्ट में काम करती थी, जिसकी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी और उसका शव नहर से बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने रिजोर्ट मालिक पुलकित आर्य सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी कार्रवाई तय समय पर हो रही है। जांच के लिए एसआईटी गठित हो गई है। उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है और इस मामले में हर बिंदुओं पर जांच होगी। राज्य में इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमने दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया है। नहीं, उनके पिताजी ने सभी से अपील की है। अभी ऐसे समय में मैं उनके पिताजी को भी सैल्यूट करता हूं कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य कांड हुआ, और उन्होंने अभी सभी से अपील करी थी कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। आप कृपया सब लोग जो है, क्योंकि वो संस्कार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सभी लोग साथ दें उनका, क्योंकि अभी तक साथ दिया है। मैं भी ऐसे समय में सभी से कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी। सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे समय में चूँकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूँकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सज़ा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सज़ा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तराखंड की कर रहे थे, जहां पर अंकिता मर्डर केस में अंकिता का अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, फिलहाल जिस तरीके से अंकिता का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन पहले राजी नहीं थे, लेकिन सीएम के आश्वासन के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, मैं मुस्कान आपको बता दूं, इस अंकिता हत्याकांड में काफी राजनीतिकरण हुआ है। परिजनों को भड़काया जा रहा था कि आप अंतिम संस्कार मत कीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के आश्वासन के बाद परिजन तैयार हो गए। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया था कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो मामला है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द ही दोषियों को जो है सजा दिलाई जाएगी। इसके अलावा जो भी हर संभव मदद सरकार की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि हर संभव मदद जो है परिजनों को, जो अंकिता के परिजन अपने दिलाई जाएगी। इसके अलावा इन तमाम आश्वासनों के बाद देर शाम जो है अंकिता के परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। सैकड़ों लोगों की संख्या की मौजूदगी में अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जी मुस्कान। अंकिता का अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा किया गया, लेकिन सीएम के आश्वासन के बाद जिस तरीके से परिवार ने अंतिम संस्कार किया, क्या कुछ उम्मीद अब परिवार लगा रहा है सीएम से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अंकिता के जो परिजन है उनकी यही आस है कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको सजा मिले और सख्त से सख्त सजा मिले और उत्तराखंड में नजीर पेश हो के आगे की तारीखों में कोई ऐसा किसी के साथ ना करे। मैं आपको बता दूं, पुलिस इस पूरे मामले में पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है और तीनों ने पौड़ी जेल में तीनों को जो है पौड़ी जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है और तीनों ने 28 दिसंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में उनकी याचिकाओं पर जो है सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं, जो कोट द्वार में कल बार संघ एसोसिएशन की बैठक हुई है, वहां तमाम वकीलों ने चर्चा की है कि कोई भी इस केस को नहीं लड़ेगा और कोई भी जो आरोपी है उनकी पैरवी नहीं करेगा, बल्कि अंकिता के जो परिजन है उनका साथ दिया जाएगा, उनका सहयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा जो उत्तराखंड की मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि पूरे उत्तराखंड से जुड़ा है मामला है, पूरे उत्तराखंड की सहानुभूति जो अंकिता के परिजनों के साथ है। वहीं वकीलों ने भी ये साफ कर दिया है कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उनका मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि अंकिता के परिजनों की सहायता की जाएगी। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर पूरे उत्तराखंड से अंकिता के परिजनों को सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जी मुस्कान। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर के रुख करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद आज सुबह जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। जम्मू हवाई अड्डे से आज़ाद सीधे गांधीनगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। वहां पर उनसे मिलने के लिए कई नेता पहुंचे हैं। आज़ाद दोपहर बाद कांग्रेस छोड़कर उनका समर्थन करने की घोषणा कर चुके वरिष्ठ नेताओं से बैठक करेंगे। जम्मू का 2 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद आज़ाद 27 सितंबर को श्रीनगर का रुख करेंगे। वो 2 दिन तक कश्मीर में पार्टी नेताओं से बैठक करेंगे। सोमवार को नई पार्टी के नाम की घोषणा करने का फैसला ले सकते हैं और आज़ाद को जम्मू कश्मीर से 15,000 से अधिक लोगों ने पार्टी के नाम में सुझाव दिए हैं। हालांकि वो पार्टी के नाम पर दिल्ली में विचार विमर्श कर चुके हैं, लेकिन फाइनल करने के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर नेताओं से मुलाकात वो करेंगे और आज अपनी नई पार्टी का ऐलान वो कर सकते हैं। विचार विमर्श और मंथन के बाद नई पार्टी का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि नाम पर सहमति अभी तक नहीं बनी है और इसी के साथ आज अगर नाम पर सहमति बनती है तो आज आज़ाद अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गुलाम नबी आज़ाद। तो गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जम्मू हवाई अड्डे से सीधे गांधीनगर स्थित अपने आवास पर गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे और उसके बाद कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद कई अहम विचार मंथन किया गया, जिसके बाद आज
गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद का 2 दिवसीय दौरा। आपको बता दें कि आज गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जम्मू पहुंचकर करीबियों से उन्होंने चर्चा की है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से किनारा कर चुके गुलाम नबी आज़ाद 26 सितंबर को जम्मू में अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। आज़ाद ने रविवार को जम्मू पहुंचकर अपने करीबियों से मुलाकात की। ज़्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर गुलाम नबी आज़ाद हैं, क्या कुछ अहम जानकारी उसको लेकर? जी देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जो हैं कल ही जम्मू पहुंचे हैं और आज अपनी नई पार्टी का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। जब से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है उसके बाद से लगातार गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे हैं, लेकिन फिर से वापस दिल्ली चले गए थे और कल ही वापस आए हैं और आज एक पत्रकार वार्ता करेंगे और उस दौरान अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे पर ही गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी का नाम और जो पदाधिकारी हैं उनका डेजिग्नेशन जो है वो भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब अमित शाह का भी दौरा है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं और इसी को लेकर गुलाम नबी आज़ाद जो हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी उसके बाद वो अब अपनी नई पार्टी का ऐलान कर जम्मू कश्मीर से ही अपना चुनावी बिगुल जो है वो बजा सकते हैं, क्योंकि कहा जाए तो लगातार कोशिशें यही की जा रही थी कि किसी प्रकार से जो नेता हैं कांग्रेस छोड़ कर जो है वो गुलाम नबी आज़ाद का दामन जिन्होंने थामा था उसके बाद से लगातार उनके साथ मुलाकात का दौर जो है अलग अलग पार्टियों अलग अलग स्थानों से लगातार कहा जाए तो उन लोगों के मिलने का सिलसिला जो था वो जारी था। और आज कल भी जिस प्रकार से उन्होंने जम्मू में उनका आगमन हुआ है और उसके बाद कल भी लोगों की मुलाकात जो है होती रही है और आज एक नई पार्टी का आगाज जो है वो हो सकता है आज़ाद के द्वारा। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।